student relationship supports educational growth. We can see all these points one by one. So here are two definitions. First definition is teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed for the further education of the latter. It is written by S.P. Mollison. And second definition is teaching is an interactive process primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil and occurs during certain definable activities. According to S.C. Mollison, कहते हैं कि teaching एक intimate contact है, Hey guys, welcome to another video. यानी कि बहुत क्लोज एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप किसके साथ, बच्चों के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप और मीनिंगफुल रिलेशन बनाना है। मोर मैच्योर पर्सनालिटी ऐसा इंसान है जिसे मोर एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट एक लेस मैच्योर वन जो ऐसा इंसान है जो अभी लर्निंग या डेवलपिंग फेज में है। उन्हें इंटीमेट कांटेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि टीचर का काम केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता बल्कि टीचर को टीच करना है स्टेप बाय स्टेप टू हेल्प द स्टूडेंट को ग्रो करने में और उसे एजुकेटेड बनाने में। So another definition is given by Edmund Everett. So Edmund Everett कहते हैं कि टीचिंग एक टू वेल प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं जो कि मोस्टली ये क्लास में होता है। जब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करवाई जाती है तो उसमें स्टूडेंट को लाइक लेसन लेना, डिस्कशन करना या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। Hey guys, welcome to another video. आज मैं आपके साथ एक ऐसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा जिसको लेकर काफी मिक्स रिस्पॉन्सेज आते हैं लोगों के। कुछ लोग होते हैं जो यौन कर जाते हैं, उबासी खा लेते हैं, आलस कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। और मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ इस टॉपिक पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज मैं आपके साथ दो अहम बातें डिस्कस करूँगा, व्हाट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी जिंदगी में ज़रूरी क्यों। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने भाई बंधु के साथ शेयर कीजिए सो दैट दिस वीडियो रीचेज आउट टू एज मेनी एज पॉसिबल। इस टॉपिक का आरंभ आज मैं आपके साथ एक उदाहरण के साथ करूँगा। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, अब एक ही एग्ज़ाम बाकी है, ये लास्ट एग्ज़ाम है, ये दिन के बाद तो कभी मुझे पढ़ना था। ये मैंने ग्रेजुएशन में तो किया ही नहीं, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने भी किया होगा। जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने MBA किया, मास्टर्स किया, और या जिसने भी PhD भी की है, तो वो भी अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि अरे यार अब तो ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे ज़िंदगी भर एग्जाम्स देनी होगी, किताबें नहीं खोलनी होगी, एक काम करते हैं सारी किताबें रखने में लगे होते हैं, अब क्या ही करना है इन किताबों का, लेकिन और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ऑनलाइन लर्निंग की बातें करें, आप कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे इस उम्र में ये पढ़ना चाहता है और सीखना चाहता है और सर्टिफिकेशन करना चाहता है, ये कोई उम्र नहीं है करने की, उम्र तो चली गई, अब तो उम्र शादी करने की, नौकरी करने की और ज़िंदगी करने की। दरअसल क्या है, गलती हमारी नहीं, गलती हमारे सिस्टम की है। हमने बचपन से ही ऐसा सीखा है कि पढ़ाई लिखाई किताबों से रिलेटेड होती है, थ्योरी है, रट्टा मारो, एग्जाम को पास हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, यही हमने सीखा है। हालांकि बिल्कुल भी गलत सोच है। हम ऐसा मान के चलने लगते हैं कि पढ़ाई ही लिखाई है, लिखाई ही सिखाई है और ये खत्म हो चुका है।
वही अगर आप विदेश की बात करो, अगर आप विदेश में जाओ तो वहाँ पे स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि किसी डिग्री को। डिग्री तो रट्टा मार के भी पाई जा सकती है, लेकिन स्किल्स जो होती है वो असल में आपको काम आती है जीवन में। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में स्किल्स की बहुत ज़्यादा महत्वता है कंपेयर टू डिग्री। पढ़ाई लिखाई और लर्निंग का कोई रिव्यू नहीं है। पढ़ाई लिखाई किताबें हो सकती हैं, लेकिन लर्निंग एक स्टेप फॉरवर्ड है, जो कि लाइफ लॉन्ग अपने आप को अपग्रेडेशन करना है, अपने आप को होनहार बनाना है, अपने आप को स्किल करना है, जिसको हम अपस्किलिंग भी बोलते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जीवन भर सीखना। जीवन भर सीखना आपको करना ही है, क्योंकि जीवन भर अगर आप सीखते रहोगे, नई नई चीज़ें, नए स्किल्स हासिल करोगे, जिससे आपका मानसिक नहीं बट अदरवाइज आपके ओवरऑल लाइफ में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कितना ज़रूरी क्यों है हमारी ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 1, उसके रेलेवेंट होना, यानी उपयुक्त होना। हमें बने रहना है हमारे स्किल्स और लर्निंग के साथ जीवन भर, जो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करेगी। इसीलिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। आपको याद है डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ सालों पहले। डीमोनेटाइजेशन, रातों रात आपके घर में जो रकम थी, जो रोटी थी, जो नोट थी, जो करेंसी थी, कुछ डिनोमिनेशन उसमें से 100 का नोट, 500 की नोट, 1000 की नोट, आई डोंट थिंक 100 का नोट रहा होगा, लेकिन 500 1000 के नोट थे, वो इनवैलिड हो चुके थे। मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप उन पैसों को लेके बैंक में कर जाओ तो बैंक में आपको कोई पूछेगा नहीं उन पैसों को लेकर। अगर आप दुकानदार के पास उन पैसों को लेकर जाओगे तो आपको रिटर्न में कोई वैल्यू या प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। अगर डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप अपने खुद के जीवन में लेकर आओ, हमारे कॉर्पोरेट में अगर आप लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल गूगल का एग्जाम्पल लेकर आओ। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसने आतंक मचा दिया है। चैट जीपीटी एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक इनपुट डालना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए सारा काम करती है। जब गूगल को ये पता चला कि चैट जीपीटी आ गया है और वो मार्केट में इतना रेज हो चुका है, उसका इतना छा चुका है, तो गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी कुछ महीनों पहले अपनी लीडरशिप के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ। सुंदर पिचाई ने कंपनी में रेड फ्लैग का रेड कर दिया था। सोचो आप, गूगल जैसी महान बड़ी कंपनी जिसके पास अरबों रुपये करोड़ों डॉलर्स हैं, उनको भी एक बात ये इंसिक्योरिटी हो गई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इन टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सही उपयोग किया और मार्केट में बहुत बड़ा लेकर आया, जबकि गूगल के पास ऐसा कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं सर, जिसकी वजह से गूगल को लगा कि उनकी मार्केट लीडरशिप हो सकती है। इन शॉर्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज ऑल्सो। और कंपनीज के लिए जब लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, गूगल जैसे महान कंपनी के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो उसके रेलेवेंट, तो आपके और मेरे लिए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा। आपको याद है नोकिया 3300 हुआ करता था? मेरे पास ये फ़ोन था और एक ज़माने में नोकिया का ही एक बहुत बड़ा आतंक मचा था। इतना ज़्यादा फेमस था नोकिया, सबके पास एक नोकिया हुआ करता था। हम बड़े घर के साथ 3300 या और भी मॉडल्स को लेकर घूमते थे और घर से चौड़े में बात करते थे। लेकिन आपको पता होगा कि नोकिया आज मार्केट में कहीं भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नोकिया ने सही समय पे अपनी लर्निंग को नहीं बनाया, नहीं रखी। उन्होंने अपने मार्केट से नहीं सीखा, कॉम्पिटिशन से नहीं सीखा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और आज आप देख सकते हैं नोकिया कहीं पे नहीं। इन शॉर्ट, टू स्टे रेलेवेंट, अगर आपको मुझे रेलेवेंट रहना है तो हमें नई नई स्किल्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम सीखना ही है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कल्चर, द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर लिविंग। पॉइंट टू और गिव दैट थॉट। जैसे कि हम लोग अभी देखिए एसपी मॉनसून की अकॉर्डिंग डेफिनेशन और एनिमल के अकॉर्डिंग कैसे वो डेफिनेशन को बता रहे हैं। जनरल डेफिनेशन, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय imparting knowledge, skills, values through instruction
Nature of teaching. First one is interactive process. Teaching involves attractive interaction between the teacher and learner with mutual communication and feedback, collaboration and cooperation. Example, group project where students work together and share ideas. Teaching is a complete social process. As a फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, मतलब कि वो बच्चों को बताते हैं और सपोर्ट करते हैं उनकी जर्नी में. Interactive learning is characterized by visual engagement between teacher and learner, fostering active participation, collaboration and critical thinking. जब भी टीचिंग होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा एक हेल्थी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट में रहेगा. सेकेंड पॉइंट इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड. Purposeful and goal-oriented teaching refers to a teaching approach that is focused and directed towards a specific learning outcome. It means that the teacher teaches with a clear information and objective, not randomly or without direction. It has to be purposeful teaching, goal-oriented learning. In a goal-oriented person or team work hard to achieve goal would result in the task that they have to be given purposeful based on values, strength, interest and experience. Dynamic and flexible. को फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है टू डिसाइड दिस ऑल थिंग्स. वेरी फर्स्ट इज टीचिंग स्ट्रेटजीज. जो कंटेंट टीचर पढ़ा रहे हैं उसे किस तरह पढ़ा रहे हैं और किन स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं, किन डिफरेंट मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग को यूज कर रहे हैं पढ़ाने में. एग्जाम्पल जैसे डिबेट हो गया, केस स्टडी हो गया, प्रोजेक्ट मैथड हो गया, ये फिर या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया. थ्रू व्हाट ऑल थिंग्स टीचर कैन बी टीचर एबल टू डिसाइड. मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देना चाहूँगी टू अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक. दो दोस्त होते हैं, वो किसी गली में जाते हैं घूमने के लिए. उसी गली में 4 लोग मिलकर दोनों दोस्त को पीट देते हैं. फिर क्या होता है, जब वो फिर मार खा के वो वापस आते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो अपने 20 दोस्त को लेके जाते हैं साथ में. पर जो जिन लोगों ने पीटा था उन लोगों ने क्या किया, ये 20 गए थे और वो लोग ऑलरेडी 50 आए हुए थे. और फिर उसी में से जो 20 दोस्त लेके जाता है, फिर उसी में से उसी का दोस्त में एक बोलता है कि वहाँ वो चेंज कर लेता है अपना बचने के लिए. उसका दोस्त वो बोलता है कि यहाँ पे तुम लोग को कुछ काम नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जाके पढ़ाई करो. तो ये इसमें चेंजेस, इसमें फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक चेंज होता है कि पहले से ही अगर कुछ न्यू वर्जन या कुछ भी टीचिंग के लिए आ रहा है तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वी हैव टू चेंज. हम लोग को स्टूडेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा. जैसे टीचिंग मैथड अभी बहुत डिफरेंट टीचिंग मैथड आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है, ना कि हम लोग ओल्ड मैथड को यूज़ करेंगे. अगर न्यू मैथड को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट जल्दी कैच करते हैं और सीखते हैं. उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ ये दोनों स्टोरी में कि वो क्या पहले से प्रिपेयर है न्यू थिंग्स आने के लिए, इसलिए वो 50 लोग को, दूसरा जो था वो 50 लोग को लेके आता है. इसको पहले से प्रिपेयर है कि हमको आगे जाके प्लान करके हम लोग ताकि हम लोग पीछे ना रह जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल में. जैसे कॉन्टेक्ट की कैमरा होता है, सभी को जानते हैं, अभी चलता है क्या? नहीं, कि वो कैमरा अभी नहीं चलता. पहले क्या होता था, जब भी हम लोग कितने लोग कॉन्टेक्ट कैमरा
वो रील डाल के जैसे वो फोटो खिंचाए तो जाके उसको स्टूडियो में दिए कि हमें ये फोटो साफ कराना है, कितने लोग किए? हाँ, मैक्सिमम बहुत लोग। तो ये हम लोग के टाइम पे था कि पहले हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे तो क्या करते थे, कैमरा में वो रील डालते थे, उसके बाद वो फिर निकाल के फिर हम लोग स्टूडियो में देते थे कि हमें ये फोटो साफ करके चाहिए। इसमें फिर टाइम भी लग जाता था, देंगे फिर सेलेक्ट करेंगे फिर वो फोटो फिर साफ करके देगा। तो क्या होता है, तो इसमें क्या हुआ फिर अब है कि क्या है, अभी बहुत सारे कैमरास आ गए जैसे मोबाइल में, वो हम लोग खींच के तुरंत आ जाता है, या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस पे भी रहता है कि वहाँ पे कैमरा रहता है, वो तुरंत फोटो खींच के वो साफ करके तुरंत दे देता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो क्या इसमें कॉर्डेड जो कैमरा है वो क्या है, अपना फ्लेक्सिबल डायनेमिक अपना वो चेंज नहीं किया, इसलिए वो पीछे रह गया, वो डेवलप नहीं किया और इसलिए वो बंद हो गया। दूसरे कंपनी जो लॉन्च किए न्यू कैमरास, और तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग आगे बढ़ गए और कॉर्डेड जो है वो पीछे रह गया। Next is a continuous process. डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये कभी रुकता नहीं है, ये एक एज जो एक एज होता है इनफैक्ट एज से वो बड़ा तक भी वो डेवलप करते रहता है। डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, क्योंकि बाकी तरह के जो डेवलपमेंट है जैसे सोशल, मॉरल, इमोशनल, वो एक व्यक्ति के जीवन में कभी अंत तक चलती रहती है। सो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसे कभी भी और कहीं पर रोका नहीं जा सकता है, वो एक व्यक्ति के लिए कंप्लीट जिंदगी भर चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। Impart knowledge. To provide learner with information, facts and concepts related to various subjects. हम सभी सब्जेक्ट्स को जानना चाहिए, हमें सभी को अपना सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानना चाहिए ताकि हम बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकें। सब्जेक्ट को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर हम लोग का सब्जेक्ट अगर क्लियर नहीं है और उसमें टीचिंग नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हैं और बच्चे इजी वे में समझ भी नहीं सकते अगर खुद का सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं रहा। इसीलिए हम लोग जो खुद का सब्जेक्ट होता है उसे डीपली नॉलेज रखना है। डेवलप स्किल to help students acquire practical, cognitive, emotional and social skills for personal and professional growth. विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ यह मेरा विश्वास है, मैं नहीं कर सकता हूँ यह मेरा घमंड है। तो इसमें क्या है, मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो बोला मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, इसमें स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग टू encourage analyze thinking, problem solving and independent decision making.
प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंक करता है। हमें बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। कोई भी वो क्रिटिकल थिंकिंग में फंसता है तो टीचर का काम होता है कि उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, उसको जो थिंकिंग करता है उसमें हेल्प करना है ताकि वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से कर पाए। इंकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सबसे पहले ये सीखते हैं या ये समझते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है। ये बता सकते लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रूआउट द लाइफ। एनीबॉडी प्रैक्टिस करके पढ़ते हो मुझे लगता है जीवन में आने वाले हर परिस्थिति में हर मोड़ में सीखते जाने लगा। और अगर रियल लाइफ से मतलब कनेक्टेड है तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हम लोग क्या समझते हैं, यानी हम जो लर्न कर सकता है किसी भी एज में, कोई एज नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कोई एज से लिमिट नहीं है कि इतना एज हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया तो उसके बाद नहीं सीखते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि पूरा लाइफ तक एक बर्थ से लेकर डेथ तक वो उससे पहले उसके बीच में जो भी है वो उसके तक वो सीखते ही रहता है। And learning is life. Life is learning. Life is learning and learning is life. It is a continuous learning throughout the life. तो ये जिंदगी भर हम लोग सीखते ही रहते हैं, इसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। Next is principles of teaching. लर्नर सेंटर्डनेस। लर्नर किसको बोलते हैं? हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? लर्नर। लर्नर सेंटर्डनेस। टीचिंग should focus on the need, interests, abilities and learning style of the students. It is educational approach that places the student at the heart of the learning process. It focuses on the needs, interests, abilities and learning style of the learner. Learner centered में मेन फोकस किस पे होता है? स्टूडेंट पर होता है। और टीचर का क्या काम होता है? इसमें टीचर का काम एक कोच की तरह होता है, एक प्रेसिडेंट की तरह होता है और वो इसमें टीचर एक रोल प्ले करता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं एज फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें क्या होता है ग्रुप प्रोजेक्ट किया जाता है स्टूडेंट को और टीचर उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितने एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर वो अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। और इसमें टीचर्स का भी हेल्प होता है स्टूडेंट को समझाने में कि वो लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन। Learners should be actively involved in the learning process through discussion, problem solving, and hands-on activities. Means अच्छी तरह से शामिल होना, यानी स्टूडेंट इसमें पूरी अच्छी तरह से शामिल होगा, जैसे कि खेलना, चलते रहना, ध्यान देना, ये सारे एक्टिविटी केंद्रित रखना, अच्छी तरह से शामिल
ताली बजाना, ये सारे एक्टिव पार्टिसिपेट करना है स्टूडेंट को। मोटिवेशन, effective teaching and encourage and maintain students motivation through relevant content and engaging method। तो इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो स्टूडेंट को encourage करता है। अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, या अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है या कोई मैथ सॉल्व कर रहा है, अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट है पढ़ नहीं पा रहा, रीडिंग नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है कि यू कैन डू इट। बोलने से वो क्या होता है, स्टूडेंट इंकरेज होता है और वो मोटिवेट होता है और वो और करने की कोशिश करता है। तो मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। कोरिलेशन विद लाइफ, teaching should relate academic content to real life situation to make learning meaningful and practical। इसमें स्टूडेंट को क्या सिखाना है, अपने रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को बच्चे जल्दी सीख पाए। उसे जो भी रियल लाइफ में डेली लाइफ में जो भी होता है या एनवायरनमेंट से जो भी वो देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल देके वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको सिखाते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जल्दी सीखते हैं और समझते हैं। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, adaptability and flexibility are two closely related qualities that involve the ability to adjust to change, handle accepted situation and respond to new challenges effectively। हमारे टीचिंग कैरियर में कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस या कुछ सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन को अडॉप्ट करना और सीखना है। मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़, यानी कोई भी बहुत सारे चीज़ आते हैं ऐसे जिससे हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, तो उसे क्या करते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसे। यूज ऑफ मल्टीपल मेथड, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड। बहुत टाइप का मेथड्स होता है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, प्ले मेथड, रोल प्ले मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो मैं इसमें जानना चाहूँगी जैसे सभी टीचर्स मॉन्टेसरी मेथड में कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम लोग मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं। मॉन्टेसरी मेथड में है कि फ्लैश कार्ड हो गया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गया, बच्चे को वो हम सामने रख कर दिखाकर हम लोग सिखाते हैं, या काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, तो कोई ऑब्जेक्ट लेके हम लोग उसे क्या करते हैं, काउंट करने होते हैं। तो वो टच करता है, फील करता है, फिर वो समझता है। वो केवल ये नहीं सीख रहा है कि काउंटिंग क्या है, वो बच्चे को सीख रहे हैं कि उस चीज़ क्या है। जैसे अगर एप्पल है, एप्पल काउंट करेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, एप्पल को वो जान रहे कि ये एप्पल है और ये एप्पल का कलर रेड है। तो ये मॉन्टेसरी मेथड में बच्चों को इस तरह बताया जाता है। प्लेवे मेथड में भी क्या करते हैं, बच्चे को खेल के द्वारा हम लोग सिखाते हैं, जिससे खेल खेल से बच्चे जल्दी सीखते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग, बच्चे को स्टोरी बताकर या फिर स्टोरी से समझाते हैं लेसन को, तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं।
कि अभी हमने बताया कि तीन तरह के मेथड्स होते हैं, मॉन्टेसरी मेथड, क्लेवे मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो टीचर यूज़ करते हैं पढ़ाने में। तो यहाँ पे तीन मेथड्स दिया हुआ, लेक्चर मेथड। कोई बता सकते हैं लेक्चर मेथड? ये ज़्यादातर कॉलेजों में होता है लेक्चरल मेथड, जिसमें प्रोफेसर जो है वो अपने बातों को लेक्चर के माध्यम से बच्चे को बताते हैं। क्या है लेक्चर मेथड? इज अ ट्रेडिशनल मेथड। पढ़ाने का ये एक पुराना तरीका ये बोल सकते हैं या कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है इसमें? टीचर। तो इसमें टीचर ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और स्टूडेंट इसको पैसिव लिसनर कहलाते हैं। कि स्टूडेंट इसमें अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं, बस उन्हें अटेंटिवली सुनना है और स्टूडेंट डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं इस लेक्चर मेथड में। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डेमो के माध्यम से पढ़ाया जाता है, डेमो दे करके पढ़ाया जाता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर, डायग्राम्स को दिखाकर, पिक्चर्स को दिखाकर। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? इसमें टीचर पढ़ाने के लिए विजुअल एड्स यूज़ करता है और लेसन को एक्सप्लेन करता है। विजुअल एड्स दिखाता है बच्चों को, तो बच्चे उसको देखते हैं और समझते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें टीचर का भी वो उसको एक्सप्लेन करने में भी ईजी होता है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को विजुअल एड को देखकर वो समझते हैं जल्दी। स्टूडेंट को पावर पॉइंट, जैसे कि स्टूडेंट को पावर पॉइंट दिखाया जाता है, पावर पॉइंट बताया जाता है, पोस्टर या फिर डिवाइस दिखाकर। ये जैसे कि या फिर अगर कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, पार्ट्स को एक एक करके दिखा के उन्हें टच करते हैं और वो देखते हैं, तो वो कंप्यूटर का पार्ट्स को समझ जाते हैं कि ये क्या है और वो क्या है। अभी डिस्कशन मेथड involves interaction between teacher and students, encourages critical thinking and active participation. Discussion method में क्या होता है? इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या टॉपिक जो दिया जाता है उसको वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन टीचिंग, और ये बहुत यूजफुल होता है टीचिंग में जब डिस्कस करके पढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, तो टीचर भी अपना इसमें एक्सप्लेन करते हैं और वो भी इसमें टीचर स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाता है टीचिंग को पढ़ाने के लिए। तो
बाद में वो इवालुएट करता है कि बच्चे ने कैसा किया। Learner, student. The central focus on the teaching process is student. Student actively participate in learning, come with individual needs and abilities and interests. तो इसमें क्या होता है, लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो भी एक्टिविटी मिलता है वो एक्टिविटीज में सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और वो सीखते हैं और ये प्रोसेस में टीचर्स हेल्प करते हैं। कंटेंट, जो भी कंटेंट है दिया गया है उसे टीचर को अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, बताना है स्टूडेंट को ताकि वो इजीली अच्छे से समझ जाए। टीचिंग मेथड अभी जो देखा कि लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन मेथड है, ये बहुत सारे मेथड है जो टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट है तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे। अगर इन्वायरमेंट अच्छी है तो बच्चे गुड थिंग्स सीखेंगे, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो बच्चे बैड थिंग्स भी सीखेंगे। इसलिए इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है टीचिंग के लिए। Hello everyone, my name is Val and welcome back to my channel. I have received an interesting question from one of my subscribers. Lovely Sarah from southern Italy asked me to explain the various roles a teacher plays in a typical lesson. I think it's a wonderful question. Grazie mille per la tua domanda, Sara. I don't speak Italian, no, but I learned this phrase to thank you for the question. So let's dive into it. In a typical lesson, a teacher takes on many different roles to create an effective and dynamic learning environment. Here are some key roles and practical advice for each. As a facilitator, the teacher guides and supports students in their learning journey rather than just delivering content. This means encouraging participation, fostering discussions, and promoting critical thinking. It's essential to cater to all levels and learning styles, ensuring that every student feels included and engaged. The facilitator creates a space where students feel comfortable exploring ideas and asking questions. Think of your students as an orchestra and yourself as the conductor. Your job is to bring out the best in each member, ensuring harmony and collaboration. In the role of an organizer, the teacher plans and structures the lesson to ensure it runs smoothly. This includes preparing materials, setting objectives, designing activities, and managing time. An effective organizer makes sure the lesson has a clear flow and that all necessary resources are ready and available. A well-organized lesson helps students stay focused and maximizes learning outcomes. When acting as a tutor, the teacher provides individualized support to students. This might involve offering extra help to those who are struggling, giving feedback on assignments, and addressing
addressing specific questions or concerns. The tutor role is crucial for helping each student achieve their full potential. Are you okay? Do you need help? Goes a very long way with the students who struggle in the classroom. Teachers serve as role models, demonstrating behaviors, attitudes, and values they wish to instill in their students. This includes showing enthusiasm for learning, treating others with respect, and demonstrating professionalism and integrity. Don't ever be late. Come prepared. Smile. Listen and be patient. Your actions and attitudes can inspire and influence your students profoundly. As a mentor, the teacher offers guidance and advice, helping students navigate academic challenges and personal development. Build strong relationships with your students. Understand their goals and aspirations, and provide encouragement and support. Being a mentor means being there for your students beyond the academic scope, helping them grow as individuals. Here's a good example of what I mean. Role of the teacher, facilitator of learning. Guide and support the student in the learning process rather than just delivering information. As a role of facilitator, आप इंस्ट्रक्शन देने के बदले आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, मीन्स आप उसके लर्निंग प्रोसेस को गाइड कर रहे हैं. टीचर पूरे लर्निंग प्रोसेस को गाइड करता है, एक एनवायरनमेंट तैयार करता है, इससे बच्चे सीखते हैं. प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर, तो टीचर्स इसमें उसका रोल प्ले करें कि वो प्लान करता है कोई भी चीज़ को. जैसे पहले ही बताइए कि पहले वो प्लान करता है कोई भी लेसन को पढ़ाने के लिए, अच्छे से वो प्लान करके जाता है, तब वो क्लास में उसको फिर ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट के साथ. तो मोटिवेटर, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं टीचर, इसमें गाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से एजुकेशन दे. रोल मॉडल, जब हम बोलते हैं एज अ मॉडल, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बच्चे क्लास में सीखते हैं. टीचर का काम होता है रोल मॉडल बनना फॉर द स्टूडेंट. जैसे कि टीचर अगर खुद अच्छे से बात कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और बच्चे की बात ध्यान से सुन रहे हैं और क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं, तो बच्चे में इसका असर पड़ता है. बच्चा मैक्सिमम टाइम टीचर के साथ रहता है और अपने दोस्तों के साथ. तो बट एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है टीचर का, कि वो टीचर से ज़्यादा सीखता है. नेक्स्ट इज काउंसलर एंड मेंटर. काउंसलर क्या होता है? कांतालाल. एक स्टूडेंट के लिए काउंसलर बनना क्या उनको बताना चाहिए? काउंसलर बच्चों को उनके कैरियर या उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उनकी बात, उनकी दुविधाओं को सुनना और उनको सलाह देना, मार्गदर्शन करना, वो सही रास्ता दिखाना. हाँ, जैसे कि कांतालाल ने बताया कि कैसे हम बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए. तो टीचर को कॉन्फिडेंटली मेंटेन कर सकते हैं कि बच्चों को प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि
इंफॉर्मेशन, जैसे टीचर होते हैं एज अ फ्रेंडली होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कुछ अपने प्रॉब्लम को आके बता रहे हैं कि कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपना पर्सनल कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं टीचर को, तो टीचर का काम है कि उनको सुनना, और ये नहीं कि फिर दूसरे टीचर के पास या फिर किसी और के पास वो बच्चा जो अपना प्रॉब्लम बताया उसे हम किसी के सामने बताएं कि वो स्टूडेंट ऐसा अपना बता रहा था, ऐसा करके, तो वो चीज़ काउंसलर एज अ काउंसलर और मेंटर वो हमें नहीं करना चाहिए। जो भी रखते हैं वो अगर टीचर को बता रहे हैं तो वो अपने तक रखना चाहिए। और हमें क्या करते हैं, और टीचर एज अ काउंसलर उसे बच्चों को गाइड करना है, गाइडलाइन देना है, जो लाइफ में उसने जो भी सीखना है उसे बताना है कि वो सही चीज़ को सीखे और आगे बढ़े और नॉलेज गेन करे। मेंटर एक अच्छा सपोर्टर होता है, फ्रेंड होता है, एडवाइज़र होता है। तो टीचर एक क्या है, एक सपोर्टर भी है, एडवाइज़र भी है, जो स्टूडेंट्स को देता है। Stage of the learning process. The learning process refers to the way individuals acquire, modify, and reinforce knowledge, behavior, skill, values, or attitude through experience, study, or teaching. It involves a series of steps and mechanisms that help in understanding and applying new information. First one is perception. Gathering information through sense, seeing, hearing, touching, learning, interpret, make sense of the information. Perception होता है या सोचना दूसरों के बारे में। Perception 5 सेंस होते हैं, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड एंड साइट। इन 5 सेंस से आप कुछ भी इनपुट ले रहे हो एनवायरनमेंट से, जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और उस एनवायरनमेंट में कुछ भी इनपुट हो रहा है उसमें परसेप्शन होता है। Acquisition, the actual process of absorbing new information. It involves attention, listening, observing and engaging with the content. किसी भाषा या कोई चीज़ को एक्वायर करते हैं तो हम सब कुछ सीखते हैं, कॉन्शियसली कर लेते हैं। जैसे हम अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं तो हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, हम सुनकर या देखकर हम बोलना शुरू कर देते हैं, उस माहौल में होते हैं। बिना कॉन्शियस के और बिना रूल के हम सब सीख जाते हैं, इसे एक्विजिशन कहते हैं। Understanding, making meaning out of the information, connecting new knowledge with exciting knowledge. Teaching and learning process की बात करें तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि एक तो टीचर ने कैसा पढ़ाया, जो टीचर इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो कितना अफेक्टेड है, या इसको मेजर करने का तरीका कैसे है, इवैल्यूएशन से पता चलता है। क्योंकि इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसे उस बेस पर आप अपने पढ़ाने के तरीकों को चेंज करते हैं। रिटेंशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी requires repetition, association and practice. Retention means सीखी हुई चीज़ों को हम
कितने देर तक याद रखते हैं। स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए कि या ध्यान दिलाना है कि हम जो भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसे वो क्या करेंगे, अपने अपने मेमोरी को कितना उसके मेमोरी में याद है, उसके लिए उसको क्या करना है, वो 24 घंटे के अंदर वो उसी चीज़ को जो टीचर ने पढ़ाया है उसे वो 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को वो रिवाइज करेगा या रिविजन करेगा, तो वो जल्दी याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं, इसलिए रिटेंशन करना है। स्टेज ऑफ लर्निंग में हम लोग ये सारी चीज़ सीखते हैं। टीचिंग अप्रोच, टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जो टीचर का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट टीचर का रहता है और इसमें लर्नर जो पैसिवली सुनता है और रिसीव करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर को अपना सब्जेक्ट नॉलेज डीपली होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सके। टीचिंग स्किल और मैथड्स टीचर को यूज करना है। एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, एटीट्यूड्स और मोटिवेशन स्टूडेंट्स को करना है, मोटिवेट करना है, एटीट्यूड्स क्यों कर सकता नहीं कर सकता है, उसको एटीट्यूड्स बताना है। कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स का अफेक्ट पड़ता है कि उसका कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन और अच्छे से होना, अच्छे कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि फ्लुएंटली होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप एक पेरेंट्स, एक स्टूडेंट और पेरेंट्स का जैसे रहता है वैसे टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, तो हमें ऐसा पढ़ाना है, ऐसे बताना है कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको टॉपिक को लेकर ऐसा पढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो और अच्छे से करें। How students sit in class, the perfect student. The reply. Environmental